देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ जैसे कि राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती समेत कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। विधि आयोग जल्द ही अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। सूबे में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदु भी बेहद अहम होंगे। तो ये फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो पूरी तस्वीर है जल्द ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून का मसौदा जो है उसको बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। और फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियां और जो अन्य बिंदु हैं उनका फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है और उसी अध्ययन के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और अब यहां भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। और इस वक्त हमारे साथ नाहिद लारी है, प्रवक्ता है सपा की। बहुत स्वागत नाहिद जी आपका। इसके साथ ही नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भाजपा के, आपका भी बहुत स्वागत सर। इसके साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नवीन जी मैं आप ही के पास आती हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून मसौदा की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। सर किस आधार पर, किस बेसिस पे ये लागू किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। 18वीं सदी तक पूरी दुनिया की आबादी 1 अरब थी, लेकिन 100 वर्षों में यानी 19वीं शताब्दी आते आते जनसंख्या हो गई 2 अरब। आज लगभग 8 अरब के करीब आबादी हो चुकी। निश्चित रूप से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारी जो धरती है, हमारी जो जल संसाधन है, उस पर एक बहुत बड़ा बोझ है और इसको लेके पूरी दुनिया में जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र हैं, वह भी चिंतित हैं। हमारे यहाँ भी इस पर लगातार चिंता रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि 1976 में देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने संविधान की 7वीं समवर्ती सूची में 3री अनुसूची के माध्यम से यह एक कानून पास किया था कि राज्य और केंद्र सरकारें, चूंकि समवर्ती सूची थी इसलिए था कि राज्य और केंद्र दोनों को यह अधिकार होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए वह कौन से उपाय अपना सकते हैं। बाद में जिस तरह से नसबंदी अभियान को जबरदस्ती लागू किया गया, उसका विरोध हुआ, तो यह विषय लगभग सामान्यतः चर्चाओं से दूर हो गया। लेकिन अभी कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर अपने संबोधन में इस बात को कहा कि जो लोग छोटा परिवार और सीमित परिवार रखे हैं उनका देश के प्रति बड़ा योगदान है। और उसके बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई। आज देश में 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें हैं, अन्य दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं से जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कुछ न कुछ जो कहा जाए प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए हैं, कुछ प्रोत्साहनात्मक उपाय भी किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी चूंकि हमारा राज्य सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, संसाधन कम है। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य विधि आयोग से यह अनुरोध किया था कि राज्य में किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण को हम लागू करें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को जो उसके संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग मिल सके। और राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष AN मित्तल साहब देश के अन्य राज्यों में जैसे राजस्थान में, आसाम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार से लागू है, जिसमें लोगों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ जैसे पंचायत चुनाव है, उसमें अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस प्रकार के जो उपबंध किए गए हैं उसका अध्ययन कर रही है राज्य विधि आयोग। यानी कि अध्ययन चल रहा है अभी और जल्द ही इसे लागू भी किया जाएगा, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं। नवीन जी, नाहिद जी भी हमारे साथ हैं। नाहिद जी, आप सुन रही होंगी नवीन जी को। यहाँ पर एक तो देश के प्रति जिम्मेदारी, दूसरा यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से हो रहा है उसको लेकर ये बेहद जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण मसौदा जो है, कानून जो है वो लाया जाए। आप कितनी सहमत हैं?
शायद नायक जी की आवाज हम तक अभी इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, ये बहस पहले से छिड़ रखी है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और उससे ठीक पहले एक बार फिर इस मसौदे का लाना यहां पर जरूर राजनीतिक विषय बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अगर आबादी के लिहाज से देखें तो सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में यहाँ पर इस तरह के कानून को लाना एक तरह का मैसेज जो है वो राजनीतिकरण का होगा। और जाहिर सी बात है कि राज्य विधि आयोग ने इस पूरे मसौदे का अध्ययन करना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि जुलाई तक या अगस्त तक इसकी रिपोर्ट जो है वो शासन को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर दी जाएगी और उसके बाद कैबिनेट से इसको पास भी कराया जाएगा। चूँकि इसकी तैयारियां पहले से की जा रही थी और तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा। जो भी परिवार बड़ा होगा, 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे, उनको तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। तो इस तरह का जो कानून है, इसको लेकर तमाम जो अन्य राज्य हैं उनका भी क्या कुछ फॉर्मूला रहा है, उसका भी अध्ययन राज्य विधि आयोग कर रहा है। चूँकि राज्य विधिक आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस A.N. मित्तल, उन्होंने उस पूरे मसौदे का जो है तैयारी की शुरू कर दी है और जल्द ही इसका ड्राफ्ट बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद इसकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि भाजपा सरकार जो है वो इस बात का तर्क देगी कि तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो विरोधी खेमा है वो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर सवाल जरूर खड़ा करेगा। क्योंकि जनसंख्या लेकर लगातार जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता बयान देते आए हैं और यहाँ तक कि अगर आप देखिए तो हिंदू धर्मगुरु भी तमाम इस तरह के बड़े बयान भी देते आए हैं जनसंख्या को लेकर। तो इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ कर देखा जा सकता है और अभी फिलहाल इस पूरे मसौदे पर अध्ययन शुरू हो चुका है। तो मतलब 1 या 1.5 महीना और लगेगा, इस पर ये पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसको मंजूरी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भेज दिया जाएगा। बिल्कुल विशाल। नवीन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से शुरू हो गई है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इसका, हालांकि चर्चा इसको लेकर लगातार हो रही है। विपक्ष जाहिर तौर पर ये सवाल अब इस वक्त खड़ा करता हुआ नजर आएगा, ठीक चुनाव से पहले ही क्यों? कि हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना बंद करते हैं। देखिए, योगी जी के नेतृत्व में 2017 में जब वही भाजपा की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संकट था, वो था एक तरह के लव जिहाद का। उसको रोकने के लिए हमने कानून का अध्ययन किया और कानून के अंदर जो विशेष उपबंध हो सकते तो उसको हमने लागू किया। उत्तर प्रदेश में आए दिन राजनीतिक दलों के संरक्षण में अराजक तत्व सरकारी और निजी संपत्तियों को जो नष्ट करते थे, उनको आग लगाते थे, उनको नष्ट करने के साथ साथ नुकसान पहुंचाते थे, उस पर भी हमने कानून लाया। यह भी हम कानून ला रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि इसको विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे और ये आरोप लगाएंगे कि चुनाव के समय आप कर रहे हैं। कारण क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल है वह तो एक तरह से जिस प्रकार से तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, उनके लिए लगता है कि इस बिल का विरोध करना उनके लिए फायदेमंद होगा, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ एक वर्ग विशेष या किसी को खुश करने, नाराज करने का नहीं है। यहाँ तो अपनी संसाधनों का अपनी जनता के लिए कैसे बेहतर उपयोग किया जा सके, इसके लिए हमें विचार करना है। आप देखिए, भारत की आबादी लगभग 18% है विश्व की और हमारे यहाँ भूभाग है मात्र 2.45%, हमारे जल संसाधन मात्र 4% है। तो क्या हम आबादी को नियंत्रित होने दें? क्या जनसंख्या विस्फोट हम कराएं ताकि हम दुनिया में सबसे अविकसित राष्ट्र रह जाएं? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको राजनीति से अलग हट के देखना चाहिए, राष्ट्रहित के लिए देखना चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार ने लागू किया कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कुछ सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे बाद कांग्रेस की भी सरकार आई, वो उस बिल को बदल नहीं पाई, आज भी वहां पर वो लागू है। तो कहीं ना कहीं, और सबसे पहले देश में इस प्रकार का संशोधन कानून ले आने का काम 1976 में कांग्रेस की थी। तो राष्ट्रहित के मुद्दों को राजनीति से अलग रख के देखना चाहिए। चुनाव यानी कि राष्ट्रहित का मुद्दा है, राजनीति इसको लेकर नहीं करनी चाहिए। नाइक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाइक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपको आ रही मेरी आवाज? ठीक, हाँ नाइक जी बिल्कुल आ रही है। नाइक जी, जिम्मेदारी है एक, तो दूसरा समाज के प्रति भी ये जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ ही जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार जो है ये कोशिश कर रही है, ये कानून लाने की तैयारी कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं कहना चाहूंगी कि ठीक
पॉपुलेशन कंट्रोल देश और प्रदेश की प्रगति के लिए ठीक है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि अब 6 महीने की चली की सरकार है, ये 6 महीने जो चुनावी महीने हैं, अब इस चुनावी महीने में जो है चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल, केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में करारी हार हुई, मुंह के बल गिर पड़े भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें जो विशाल जीत हुई। अब इन सब चीजों से बौखला कर बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धौतिया रहे और धमका रहे और दादागिरी दिखा रहे कि अगर तुम्हारे 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम तुम्हें राशन नहीं देंगे, हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, हम तुम्हें भूखा मार देंगे। क्या करेंगे आरएसएस और बीजेपी के लोग? जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे क्या उनके बच्चों को कब्जे में ले लेंगे या उनकी गर्दन मरोड़ देंगे? सवाल ये है कि जब 70 साल इस तरह का कानून यहाँ नहीं बना तो अब 6 महीने के चुनावी महीने, अब 6 महीने और बचे हैं ये चली की सरकार को, 6 महीने रुक जाते उसके बाद कोई कानून बन जाता। ये शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित कानून है। आज ही देखिए अखबार में आया मोदी जी। ठीक, नाइक जी यही सवाल मैंने, नाइक जी जो जिक्र आप कर रही है कि 6 महीने पहले ये मसौदा लाने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल पूछा मैंने नवीन जी से, लेकिन वो कह रहे हैं राष्ट्रहित का मुद्दा है, राजनीति से इसको फिर मत जोड़िए। देखिए बात ये है, मैं 2 बातें कहूंगी, मुझे अब अनइंटरप्टेड आप टाइम देखिएगा। देखिए आज ही मोदी जी का बयान आया कि अब वो चूंकि प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव आने वाले, तो अब हर महीने जो है उत्तर प्रदेश आएंगे। अब प्रदेश की जनता क्या देश की जनता उनको या बीजेपी या आरएसएस को देखना नहीं चाह रही है? अब ये रिजल्ट जो आया बंगाल और असम और बंगाल, तमिलनाडु और केरला के चुनाव में, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। यूपी पंचायत चुनाव का भी आपने देखा रिजल्ट। अरे मोदी जी तो बंगाल चुनाव में बांग्लादेश तक पहुंच गए थे वोट लेने के लिए। बात यह है कि अभी आप देखिए अभी आज बयान आया है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का कि 1.5-2 महीने में तीसरी लहर आने वाली है और ये बहुत घातक होगी और बार बार बच्चों के लिए अलर्ट किया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव आएगा और बच्चे ही देश का भविष्य है। अब बजाय इसके कि सरकार को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि कैसे इस तीसरी लहर को रोके, क्या क्या प्रयास करें जिससे लोग देश प्रदेश की जनता इससे जो प्रभावित ना हो, इसको सब छोड़कर सरकार बार बार जो है इस तरह की बातें करती है ताकि लोगों का ध्यान बटे। अगर आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की तो सबसे पहले तो जागरूकता फैलानी चाहिए और फिर ये भी समझे कि हम इस ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर जो है दादा दादी नाना नानी इन सब की मानसिकता है कि बेटा ही वंशज चलाता है। अब क्या होता है कि जब बहू की 2 बेटियां हो जाती है, 3 बेटियां हो जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं एक बेटा करो, एक बेटा करो। इसके चलते वो जो है ज्यादा बच्चे होने लग जाते हैं। ठीक, अगर ये कानून शायद नाइक जी आ जाएगा तो प्रेशर भी उनके ऊपर से चला जाएगा, उनके परिवार को भी समझना पड़ेगा। नवीन जी जो जिक्र नाइक जी कर रही है यहाँ पर ध्यान भटकाने की कोशिश जो है आप लोगों की तरफ से की जा रही है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र करा कि ठीक 6 महीने पहले ये मसौदा लाने की तैयारी हो रही है तो जाहिर तौर पर विपक्ष सवाल भी खड़े करेगा और नाइक जी ये भी कह रही है बौखलाहट है यहाँ पर, ये जो हार मिली है कई जगह। देखिए अभी जिन 4 राज्यों के चुनाव हुए, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दोबारा हमारी सरकार बनी, 14 सीटें हम जीत गए। बंगाल में हम 3 सीट थे, 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। कर्नाटक और तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं थी, हम सरकार में नहीं आए। पांडिचेरी में हमारी सरकार नहीं थी लेकिन पांडिचेरी में हम सरकार में आए। लेकिन पंचायत चुनाव की बात नाइक जी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही है कि 2015 में जब उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव हुए थे तो उस समय जितने प्रत्याशी इनके जीते थे इस बार उसकी संख्या आधे से भी कम हो गई, तो यह नहीं बताएंगी। देखिए 6 महीने में क्या, अगर चुनाव 6 महीने बाद होने हो तो क्या सरकारें काम करना बंद कर दें? रही बात कोरोना की तीसरी लहर की, मैं बताना चाहूंगा नाहिद जी को भी और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो दर्शक देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार इसके लिए लगातार सचेत है। हमने जिले स्तर के जो मुख्यालय पर जो जिला चिकित्सालय है उसमें बच्चों के लिए स्पेशल आईसीयू, मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड के आईसीयू, वेंटिलेटर, सबकी व्यवस्था हमने की है। और पिछली बार जो कमियां रह गई थी ऑक्सीजन की, उन सबको भी हमने पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया है कि अगर तीसरी लहर आती है तो हमारी तैयारियां पूरी रहें। रही बात दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों को दिक्कत यह है कि वो वोट बैंक की राजनीति पर आधारित है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन इनको यह समझ लेना चाहिए कि 70 साल तक देश में कांग्रेस या उनके समर्थित दलों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बना के रखा। उनकी न सामाजिक उन्नति हुई, न आर्थिक उन्नति हुई, न राजनीतिक उन्नति हुई। बदले में मिला क्या उनको? मेरठ, बलियाना, भागलपुर, आसाम के नरसंहार मिले।
शाहबानो केस का फैसला पलट के इन्होंने क्या दिया? हमारी करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को एक अपमान और दंश का एक बोझ दिया इन्होंने। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की प्रदेश की सरकार हो या केंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत जो काम किया उससे समाज का हर वर्ग फायदे में हुआ और उसका जो प्रतिफल मिला, चाहे 2014 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे 17 के हो, चाहे 19 के या 2020 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। और यह कहना कि 6 महीने चुनाव रह गए हैं आप काम बंद कर दे, देखिए हमारा काम है जो तैयारियां करनी है, कोरोना की तीसरी लहर आएगी, समाज के लोगों को उत्थान हुआ, हम कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या एक बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए आयोग काम कर रहा है, आयोग सिफा नहीं मार रहे हैं, उसकी एक कट ऑफ डेट, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, असम में 2019 में यह कानून लागू किया गया, लेकिन उसकी स्टार्टिंग डेट मानी गई 1 जनवरी 2021 से कि 1 जनवरी 2021 के बाद जिनके 2 बच्चे होंगे उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो हम सभी पहलुओं पर किसी का हम अहित नहीं होने देंगे। ठीक, नाहिद जी, जवाब नवीन जी ने दे दिया इस चीज का। थोड़ा संतुष्टि क्या हुई आपको कि किस तरीके से मसौदा भी एक तरीके से तैयार होगा? असम का एग्जांपल दे दिया, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन बच्चों को कहाँ डालेंगे? देखिए बात ये है कि नौकरी जिनको करनी है, सरकारी नौकरी, वो समझे। बेसिकली आप ये देखिए, समाज के 5% ही लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, बाकी 95% लोग तो जो है प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं। और राशन से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो तो सभी लोग को मालूम है। बात ये है कि ये सरकार जो है इनको क्या है, ये कोई भी योजना बना सकते हैं। ये तो बता सकते हैं कि जिन लोगों ने अपनी पत्नी को बिना तलाक से छोड़ दिया, यूं ही छोड़ दिया, उसको हम सबसे ज्यादा लाभान्वित करेंगे। ये वो भी बता सकते हैं, ऐसा भी कानून ला सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ दिया, त्याग दिया और उनकी अंत्येष्टि तक में नहीं गए और अपनी माता जी को नहीं पूछा सालों साल, उनको हम और ज्यादा लाभान्वित करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो है जिनकी कोई परिवार और समाज में जो संरचना है, समाज की जो संरचना है, उसमें कोई योगदान ही नहीं है। ये परिवार और समाज की संरचना करने में इनके बहुत लोगों का कोई योगदान नहीं है, इसलिए इनको परिवार और बच्चों का दुख दर्द ये सब नहीं मालूम है। अब इनकी चलाचली की सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी को भूल जाना चाहिए कि वो यहाँ सत्ता में आएगी। अब तो ये समझे कि 22 में 22 सीट आ जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो ये गंगा नहा ले और जनता का धन्यवाद। ठीक नाहिद जी, अब 2022 ये बताएगा कितनी सीटें आती हैं और फिर किस तरीके से जीत मिलती है और कितना काम जो है वो कारगर साबित होता है। लेकिन अब जनसंख्या कानून नियंत्रण लाने की बात जो हो रही है वो जाहिर तौर पर उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और निश्चित ही कुछ बेनिफिट्स लेकर आएगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से भी सवाल इस पर जरूर इस बीच उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाहिद जी आपका, नवीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विशाल हमारे सहयोगी जुड़े थे। विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।